नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS अकेडमी में। और विज़न IAS का ये नवा टेस्ट है, तो चलिए स्टार्ट करें। और ये पॉलिटी का टेस्ट है, तो इससे पहले हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत निम्नलिखित उपबंधों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है कि यह माफ़ कीजिएगा, एक समान सिविल संहिता को सुनिश्चित करना, फिर दूसरा कुछ लोगों के पास धन का संकेंद्रण नहीं होने देना, फिर उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करना। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी, 3 और 4। चौथा तो है ही नहीं। उपयुक्त निदेशक समाजवादी प्रकृति के हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 3 और 4 ही दिखा रहा है यहाँ पर, यानी कि 2 और 3 होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर रोक लगाता है। इस संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से भारत में बच्चों के नियोजन को स्पष्ट रूप से नियंत्रित और प्रतिबंधित करते हैं? पहला है कि बीड़ी और सिगार कर्मकार नियोजन की शर्तें अधिनियम 1936। फिर लिखा है कि बंधित श्रम पद्धति उत्साधन अधिनियम 1976। फिर दूसरा है कि तीसरा है कारखाना अधिनियम 1948। तो देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका होगा 1 और 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें संसद में साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है? तो धन विधेयक, फिर लिखा है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को, फिर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पद से हटाने के प्रस्ताव को। तो देखिए, यहाँ पर हो जाएगा केवल 1 और 2, ऑप्शन सी, धन विधेयक को और किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, 4 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है। उसके बाद कह रहा है कि 11वें मूल कर्तव्य को मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में 1986वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। तो देखिए, ये दोनों ही कथन आपके गलत हैं, क्योंकि यह भाग 4A में है और 42वें संविधान द्वारा इसमें अनुच्छेद 51A के तहत यह सब सन्निहित किए गए हैं। और ये जो 11वां मूल कर्तव्य है, ये 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री थे तब किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 5 में कह रहा है कि भारतीय संविधान को मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन की आधारशिला पर स्थापित है। फिर यहाँ पर लिखा है किसी एक को दूसरे पर अत्यंतिक सर्वोच्चता देना संविधान के सामंजस्य को अव्यवस्थित करना है। निम्नलिखित वादों में से किसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत दिया था? तो वह दिया था मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में। चलो आगे बढ़ेंगे, और 6 में कह रहा है भारत के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला कथन है कि संविधान का अनुच्छेद 130 दिल्ली को उच्चतम न्यायालय की पीठ के रूप में घोषित करता है। फिर दूसरा है कि संसद को अन्य स्थान या स्थानों को उच्च न्यायालय का स्थान निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर जो होगा पहला ही कथन सही है, ऑप्शन ए। दूसरा कथन गलत है। देखिए, यह भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के स्थान के रूप में अन्य स्थानीय स्थानों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया है, ना कि संसद को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 7 में लिखा है कि भारतीय नागरिकों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किनके पास अनुच्छेद 14 के तहत समता का अधिकार है? तो यहाँ पर है विदेशी नागरिक, सांविधिक निकाय, निगम और पंजीकृत संस्थाएं। तो यहाँ पर हो जाएगा इन तीनों को समता का अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, कूनो राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि गिरना नदी इस उद्यान से होकर गुजरती है। फिर दूसरा है कि यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तीसरा, इसे सरकार द्वारा चीता पुनर्वास पहल के लिए चुना गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3 कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 9 में लिखा है कि यह सरकार का एक रूप है जिसमें सर्वश्रेष्ठ नेता एक सर्वोच्च नेता या उसका समूह होता है, जो या तो प्रत्यक्ष रूप से मानव स्वरूप में ईश्वर के रूप में अथवा परोक्ष रूप से देवता के स्थान पर शासन करने वाले सांसारिक सेवकों, आमतौर पर पादरी के माध्यम से शासन करता है।
विधियां प्रायः धार्मिक कानूनों और उपदेशों पर आधारित होती हैं और सरकार नागरिकों के बजाय अपने देवता की सेवा करती है। कठोर नियम और नियम तोड़ने वालों के लिए कठोर दंड के साथ वे प्रायः कार्य में दमनकारी हो सकते हैं। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर 9 में देखेंगे और यह है आपका धर्मतंत्र के बारे में बात हो रही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे 10 में लिखा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि राज्य की सीमाओं में परिवर्तन के लिए निर्मित कानूनों को संविधान संशोधन माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि 99वां संविधान संशोधन बांग्लादेश के साथ सीमाओं के निपटान से संबंधित है। फिर तीसरा है कि संविधान में संशोधन के बिना किसी भी भारतीय भूभाग को अन्य देश को सौंपा जा सकता है। तो यहाँ पर होगा कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर कोई भी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 11 में लिखा है कि लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत सांवैधिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है। फिर दूसरा है कि लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय बाध्यकारी नहीं होता हो, यह अपील करने योग्य होता है। तो देखिए यह कथन गलत है क्योंकि यह बाध्यकारी होता है। और फिर तीसरा है कि लोक अदालत के द्वारा किसी दावे का आकलन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसी प्रक्रियाएं कानूनों को सख्ती से लागू नहीं किया जाता। तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पर, पहला और तीसरा कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे लिखा है कि सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता संप्रभुता की रक्षा के लिए एक क्षेत्रीय समझौते का प्रावधान है। फिर लिखा है कि सामूहिक सुरक्षा परिषद इस संगठन का सर्वोच्च निकाय है, इसमें सदस्यों के प्रमुख शामिल होते हैं। फिर तीसरा कथन कह रहा है कि किसी भी सदस्य देश के विरुद्ध आक्रामकता की स्थिति में अन्य सभी सदस्य इसे सैन्य सहायता प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे 13 में लिखा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला कथन है कि यह 31 दिसंबर 2010 को या इससे पूर्व भारत में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है। फिर दूसरा है कि यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लिखित पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। तो देखिए 13 का हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे 14 में कह रहा है कि उपभोक्ता इंटरनेट ऑफ द थिंग्स को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कदम उठा सकते हैं। तो यहाँ पर है कि सभी IoT उपकरणों के डिफ़ॉल्ट पासवर्ड प्रति उपकरण के अनुसार अद्वितीय होंगे। फिर दूसरा है कि न्यूनतम विशेषाधिकार के सिद्धांत से बचने की आवश्यकता है। फिर तीसरा है कि IoT उपकरणों की स्थापना और रखरखाव में न्यूनीकरण चरण होने चाहिए। तो देखिए 14 में हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 और 3 सही है। नेक्स्ट 15 में कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वनावरण के मामले में अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रथम स्थान पर है। फिर दूसरा है कि सभी टाइगर रिजर्व में नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र है। फिर लिखा है सभी राज्यों में सबसे अधिक बांस उत्पादक क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। फिर चौथा है कि भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव आच्छादित पश्चिम बंगाल में। तो देखिए चौथा तो एकदम सही है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3 कथन ही सही है। नेक्स्ट देखेंगे 16 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया गया है। फिर नेक्स्ट है कि ये तो देखिए पहला आप जानते, अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी तो अल्पसंख्यक शब्द कहीं परिभाषित नहीं किया, तो यह दोनों आप एलिमिनेट कर सकते हो। फिर दूसरा है कि अनुच्छेद 28 के तहत राज्य द्वारा प्रशासित और किसी भी विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। तो देखिए यह बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 29 केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सही कथन और ऑप्शन सी यहाँ पर सही कथन है। नेक्स्ट देखेंगे 17 में लिखा है कि हाल ही में साउथ वागड फॉल्ट, कंट्रोल हिल फॉल्ट और गेडी फॉल्ट नामक भूगर्भीय विशेषताएं सुर्खियों में, ये सभी निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें स्थित हैं। तो देखिए 17 का हो जाएगा कच्छ के क्षेत्र में। यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है।
18 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द मूल संविधान के भाग नहीं थे। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है आपका पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये मूल संविधान में नहीं थे, लोकतांत्रिक और बंधुता थे। और इसको जो है आपका 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शामिल है, तो यह नहीं मूल संविधान में शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट देखेंगे 19 में कह रहा है कि भारत में नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि संविधान के तहत नागरिकता संघ सूची में सूचीबद्ध है। फिर दूसरा है कि नागरिकता शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, तो बिल्कुल सही है। एकल नागरिकता की अवधारणा को कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो यहाँ पर केवल हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे 20 में कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 7 समितियों का गठन किया था। फिर दूसरा है कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में की थी। और उसके बाद है कि कैबिनेट मिशन योजना में अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था। तो देखिए कोई भी कथन यहाँ पर सही नहीं है। और कांग्रेस ने जो है 1935 में आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की थी। और जो संविधान सभा का जो गठन की मांग है वो एम.एन. रॉय के द्वारा सबसे पहले 1934 में की गई थी। और 1940 के अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने इसे स्वीकार कर लिया था, ना कि कैबिनेट मिशन के। तो यहाँ पर सभी कथन गलत हैं, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए डीपीएसपी के तहत प्रावधान और अनुच्छेद देखेंगे। 21 नंबर में लिखा है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, तो 47 में है। और उसके बाद सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, तो 43A में। और सामान्य न्याय और निःशुल्क नागरिक संहिता, तो यहाँ पर लिखा है कि कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका केवल यह तीसरा कथन सही है, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39A में। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, तो यह है आपका 43 में। और सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, तो यह है 43A ना हो जाएगा, यहाँ पर 43B होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 22 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो खंबात की खाड़ी की दलदली भूमि में स्थित है, ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि कोरी और वियानबारी क्रीक भारत में स्थित है, बिल्कुल स्थित है। थालवेग सिद्धांत का प्रयोग 2 देशों के बीच जलमार्ग सीमा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन सही है, ऑप्शन बी। पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि ये जो है आपका कच्छ के रण में है, ना कि खंभात की खाड़ी में। नेक्स्ट देखेंगे 23 में कह रहा है कि निम्नलिखित समितियों में से किसी की अनुशंसा पर 7वां संविधान संशोधन 1956 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 अधिनियमित किए गए थे, तो वो आपका था फजल अली आयोग, ऑप्शन सी। 24 में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वाद हैं और निर्णय है, तो यहाँ पर है कि केशवानंद भारती का जो वाद है तो वो हो जाएगा आपका प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो यह कथन गलत है। यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है देखिए, तो देख लेंगे। तो पहला कथन आपका सही है, गोलकनाथ वाद है, तो अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, तो आपका यही कथन गलत है, ऑप्शन ए हो और आपका लिखा है शंकरी प्रसाद, तो अनुच्छेद 13 की कोई बात संविधान संशोधन पर लागू नहीं होती, तो यह कथन भी सही है, तो पहला हो जाएगा आपकी का। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर पर कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देश हैं और हाल ही में सुर्खियों में रहने का कारण, तो चिली में लिखा है कि केंद्रीय विषय के रूप में जलवायु परिवर्तन को शामिल करते हुए कि नए संविधान का प्रारूप तैयार करना। बुर्किना फासो सरकार का विघटन, सेना द्वारा संविधान का निलंबन। फिर लिखा है कि इंडोनेशिया जलवायु परिवर्तन के कारण राजधानी का स्थानांतरण। फिर तीसरा है कि चौथे में है कि इराक 1990 के आक्रमण के लिए कुवैत की क्षतिपूर्ति भुगतान, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी होगा, सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है 26 में कि भारत सरकार अधिनियम 1915 का उद्देश्य था, तो वह था ब्रिटिश भारत में संबंधित संसद के सभी पूर्ववर्ती अधिनियमों को समेकित करना। 27 में लिखा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार की संविधान सभा की समितियां और अध्यक्ष, तो यहाँ पर
हम देख लेंगे जो है। तो संचालन समिति, तो जो संचालन समिति है उसके जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। तो यह कथन एकदम गलत है। तो जहाँ जहाँ पर एक है उसको एलिमिनेट कर देंगे। अब आपके पास दो और, तो गृह समिति है और गृह समिति भी आपका पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा किया गया था, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो आपके पास बचा केवल राज्यों के लिए समिति, तो वह थे आपके जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। और प्रक्रिया नियम समिति है तो उसके राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति राजेश प्रसाद। वित्त और कर्मचारी समिति वो भी राजेंद्र प्रसाद थे। गृह समिति वह थे आपके पट्टाभी सीतारमैया। और कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदार समिति राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के लिए कार्यों की समिति जीवी मावलंकर। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकारों, अल्पसंख्यक और जनजातियों और अपवर्जित क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरह से ये समितियां थीं। आपके लक्ष्मीकांत में एक टेबल दी हुई है, आप चाहे तो उसको देख लीजिएगा। 28 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को विधिक रूप से गैर परिवर्तनीय बनाया गया। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी हैं? तो पहला है कि भारत के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं थे, कथन सही है। और उसके बाद है कि देश की व्यापक विविधता और पिछड़ेपन की उपस्थिति, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखें, दोनों ही कथन यहाँ पे सही थे। 29 में लिखा है कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि इससे IBM के सहयोग से सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC द्वारा क्रियान्वित किया गया है। फिर दूसरा है कि परम परवेक सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है जिसे एक भारतीय शैक्षणिक संस्थान में स्थापित किया गया। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन बी आपका। दोनों ही कथन, माफ कीजिएगा, दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान में उपबंधित शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के अधिकार को मूल अधिकार बनाता है। फिर संविधान का अनुच्छेद 21A मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने की गारंटी प्रदान करता है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर गलत है। और 21A में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य है। और शिक्षा के अधिकार को प्रथम अधिकारी दस्तावेज 1990 में राममूर्ति रिपोर्ट समिति की रिपोर्ट में दिया गया था। तो यहाँ पर दोनों ही कथन गलत थे। नेक्स्ट देखेंगे, 31 में लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 समानता का अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है कि यह राज्य को निवास स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ व्यवहार करने से रोकता है। तो यह गलत है। और फिर दूसरा है कि इसके तहत राज्य की महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार है। तो यह कथन सही है। और तीसरा है कि यह राज्य को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में कोई विशेष प्रावधान करने की अनुमति प्रदान करता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन ए होगा, यहाँ पर दूसरा कथन सही है, बाकी आपके पहले और तीसरे कथन गलत हैं। 32 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा समूह संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी। तो यह भाषा समूह संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। और आप जानते हैं कि 22 भाषाएं हमारे संविधान में, और जिसमें कि असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। तो देखिए, अंग्रेजी नहीं है, तो जहाँ जहाँ अंग्रेजी होगी आप उसको पहले ही आप काट सकते हैं। देखिए, 2 जगह अंग्रेजी थी, आप यहाँ से और इसको और यहाँ पर हम ये काट सकते हैं। और इसी तरह से आप एलिमिनेट कर लें। तुलु कोई भाषा नहीं है, तो तुलु नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे 33 में लिखा है कि भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसकी संगठनात्मक संरचना और क्षेत्राधिकार संपूर्ण भारत में एक समान है। तो नहीं, बिल्कुल गलत है ये। सत्र न्यायालय को आजीवन कारावास तक की सजा देने की शक्ति है, लेकिन मृत्यु देने की नहीं। तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, 34 में लिखा है कि इस अधिनियम ने भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए भारत की एक 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना की। इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया। इस अधिनियम ने भारत को एक प्रत्यक्ष ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया। तो उपर्युक्त परिच्छेद द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम का वर्णन किया जा रहा है। तो 34 का हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट देखेंगे,
35 में कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। स्थिर सरकार, और उसके बाद है निरंकुशता पर अंकुश और संकीर्ण प्रतिनिधित्व। भारत के अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाने पर उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं लाभ के रूप में प्राप्त होंगी? तो 35 का हो जाएगा सी, पहला कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे। 36 में कह रहा है कि अनुच्छेद 16 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति तक ही सीमित है। फिर दूसरा है कि इस अनुच्छेद के तहत राज्य पदोन्नति में आरक्षण नहीं दे सकता। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे। 37 में लिखा है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। बिल्कुल सही कथन है। और वीटी कृष्णाचार्य संविधान सभा के एकमात्र उपाध्यक्ष थे, तो यह गलत है। फिर लिखा है मुस्लिम लीग कभी भी संविधान सभा का हिस्सा नहीं थी, तो यह भी कथन गलत है। हो गया आपका ऑप्शन डी, पहला ही कथन सही है। आपका 38 में लिखा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन बंधुता शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यह साथ रहने वाले लोगों के प्रति मान और सम्मान के व्यवहार को दर्शाता है। नेक्स्ट देखेंगे। 39 में लिखा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय का उल्लेख करती है? तो यहाँ पर हम देख लेंगे प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना में है आपका सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक न्याय की बात की गई है। ऑप्शन सामूहिक न्याय की बात नहीं की गई है, तो चौथा गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है। 40 में लिखा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार के तहत निम्नलिखित में से कौन से मामलों पर विचार किया जाएगा? तो यहाँ पर 40 में है कि संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का निर्वाचन, राजस्व संबंधी मामले, न्यायालय की अवमानना और संघीय परिवार। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3, चौथा कथन गलत है। नेक्स्ट देखेंगे। 41 में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला यहाँ पर लिखा है कि संविधान संशोधन और उसके फिर विषय वस्तु लिखी हुई है। तो यहाँ पर है कि 26वां संविधान संशोधन, तो जिसके सामने लिखा हुआ है कि संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त किया जाना, तो यह एकदम गलत है। जो संपत्ति का मूल अधिकार है उसको जो हम लोगों ने ख़त्म किया था वो था आपका, तो देखिए जो संपत्ति का मूल अधिकार है उसको 25वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया और 26वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया और 91वें संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल के आकार की सीमा तय की गई। तो देखिए यह कथन सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे। 42 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से किसी संविधान का कार्य माने जा सकते हैं? पहला है कि यह बुनियादी नियम उपलब्ध कराता है कि जिसे समाज के सदस्यों में समन्वय और विश्वास बना रहे। फिर दूसरा है कि यह सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाता है। फिर तीसरा है कि यह लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। ऑप्शन डी, तीनों कथन सही हैं। 43 में कह रहा है कि संविधान सभा में समाजवादी शब्द को संविधान में शामिल करने पर वाद विवाद हुआ था, किंतु बाद में इस शब्द को प्रस्तावना के मूल पाठ से हटा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस शब्द को हटाए जाने के कारण सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो 43 का बी होगा, संविधान के लिए यह तय करना लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध था कि लोगों को किस तरह के समाज में रहना चाहिए। 44 में देखेंगे कि मानवाधिकार के संदर्भ में नकारात्मक अधिकार पद का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका, ऐसे अधिकार जिसके तहत यह आवश्यक है कि अन्य लोग किसी के व्यक्तिगत कार्यों में हस्तक्षेप न करें। फिर 45 में देखेंगे कि हाल ही में केंद्र सरकार ने आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधन प्रक्रिया शुरू की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि भारत में आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया संशोधन की संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा है कि भारतीय दंड संहिता 1860 में आपराधिक कृत्यों और किसी व्यक्ति पर आरोपित किए जाने वाले दंडों को सूचीबद्ध किया गया। फिर तीसरा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 आपराधिक कृत्यों को जमानती, गैर जमानती और अपराध जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत करती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही हैं। फिर 46 में कह रहा है कि जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में हाल ही में सुर्खियों में
देखा गया है स्टेप्टेमेंथरस। तो यह होगा आपका ऑप्शन बी, पादप है एक प्रकार का। फिर 47 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्वों को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा नहीं जोड़ा गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा 47 का। तो पहला पढ़ लेंगे कि आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करना, ठीक है, तो यह नहीं जोड़ा गया था। उसके बाद है पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन करना था, वन्य जीवों की रक्षा, यह जोड़ा गया था। बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, तो यह भी जोड़ा गया था। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। 48 में कह रहा है कि रोगाण रोधी एमआर इंडस्ट्री अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एएमआर इंडस्ट्री अलायंस की स्थापना की गई। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस था बाहर। फिर लिखा है दूसरा में कि एंटीबायोटिक उत्पादन से जुड़े पर्यावरणीय जोखिमों को कम करने के लिए एएमआर इंडस्ट्री अलायंस के विनिर्माता सदस्यों द्वारा कॉमन एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग फ्रेमवर्क विकसित किया गया था। फिर तीसरा है यहाँ पर कि यहाँ पर 2 ही हैं, तो यहाँ पर जो कथन है वह है आपका दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट देखेंगे। 49 में कह रहा है कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि अनुच्छेद 18 सैन्य और नागरिक दोनों उपाधियों की स्वीकृति पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाता है, तो यह कथन गलत हो जाएगा आपका। और दूसरा है कि अनुच्छेद 18 में नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए निर्देशात्मक उपबंध हैं, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन बी सही है आपका। नेक्स्ट देखेंगे। 50 में कह रहा है विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के संदर्भ में विमुक्ति जनजाति यानी डीएनटीज के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना सीड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला कथन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और ग्रामीण विकास मंत्रालय योजना के क्रियान्वयन से जुड़े हैं। पहला कथन तो यहाँ पर सही है। और दूसरा है कि इस योजना में जनजातियों द्वारा एकत्रित लघु वनोपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की तरह सहायता परिकल्पना की गई है। तो देखिए दूसरा कथन आपका गलत है, पहला कथन ही सही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर 51 में कह रहा है कि सोलर फ्लेयर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ये सौर कलंक के निकट चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पुनर्व्यवस्थित होने के कारण अचानक होने वाले ऊर्जा के विस्फोट है। फिर दूसरा है कि सोलर फ्लेयर में सूर्य की चुंबकीय संरचनाओं में संग्रहित ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। फिर तीसरा है कि भूचुंबकीय तूफान सोलर फ्लेयर्स द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं। तो 51 का हो जाएगा आपका डी। यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे। 52 में लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि अनुच्छेद 21 स्पष्ट रूप से विवेकाधीन कार्यवाही के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन विवेकाधीन विधायी कार्यवाहियों के विरुद्ध नहीं। फिर दूसरा है कि अनुच्छेद 21 के तहत निजी व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन शामिल नहीं है। फिर तीसरा है कि इस अधिकार को किसी भी आपात स्थिति के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। इसमें देश से बाहर जाने का अधिकार और भारत वापस लौटने का अधिकार शामिल है। तो देखिए 52 का चारों ही कथन सही हैं, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे। 53 में लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत किए गए मूल अधिकारों कर्तव्यों निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित हैं। तो आप जानते हैं कि यह रसिया के या यूएसएसआर के संविधान से लिए गए हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 54 में लिखा है कि मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो 54 कह रहा है कि इसे उच्चतम न्यायालय द्वारा सुरक्षा और गारंटी प्रदान की जाती है, तो बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है कि राज्य केवल राष्ट्रीय आपात के दौरान मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है, तो नहीं, यह भी कथन गलत है। संसद द्वारा साधारण अधिनियमों और संवैधानिक संशोधन अधिनियमों दोनों के माध्यम से इसमें कटौती की जा सकती है, तो नहीं, तो ऑप्शन होगा डी, पहला कथन सही है। 55 में कह रहा है कि IUCN की पहल रक्षित और संरक्षित क्षेत्रों की ग्रीन लिस्ट ऑफ द प्रोटेक्टेड एंड कन्वर्स्ड एरियाज को संदर्भित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि इस पहल का उद्देश्य आकलन करने हेतु एक वैश्विक बेंचमार्क प्रदान करना है कि क्या संरक्षित क्षेत्र प्रभावी शासन के माध्यम से सफल संरक्षण परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। फिर दूसरा है कि चयनित स्थल वैश्विक पर्यावरण सुविधा के
तहत मौद्रिक सहायता के लिए पात्र हैं। फिर तीसरा है कि वर्तमान में भारत का कोई भी स्थल इस सूची में शामिल नहीं है। तो 55 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट देखेंगे 56 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों न्यायाधीशों के लिए समान है। तो यहाँ पर है कि राष्ट्रपति के मत में उसे प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए, तो यह गलत है। फिर लिखा है नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है, तो यह सही है। और किसी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के लगातार 10 वर्षों का अधिवक्ता होना चाहिए, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। 2 और 3 कथन सही हैं आपके, यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 57 में कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए शिक्षा के अवसरों से संबंधित है। तो अभी आपने इससे पहले देखा था, तो वह था आपका 51A में है आपका मौलिक कर्तव्य और आपका मौलिक अधिकार 21A में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 58 में कह रहा है कि वन संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस संगठन ने भविष्य में वाइल्ड फायर से निपटने के लिए एक नया फायर रेडी फार्मूला प्रस्तावित किया है। तो वह आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP के द्वारा ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर लिखा है कि 59 में कि पोलियो माइलिटिस यानी कि पोलियो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ लिखा है कि यह एक विषाणु जनित रोग है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। फिर लिखा है कि एशिया और अफ्रीका से इसके तीनों प्रकार के स्ट्रेन समाप्त हो चुके हैं। फिर आपका कह रहा है कि यह रीढ़ की हड्डी को प्रभावित कर सकता है जिससे मांसपेशियों में कमजोरी और पक्षाघात होता है। तो 59 का हो जाएगा 2 और 3 कथन सही है, ऑप्शन सी। 60 में कह रहा है कि लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है कि एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड भारतीय उद्योग भागीदारों के माध्यम से SSLV के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। फिर दूसरा है कि यह 500 किलोग्राम तक के उपग्रह को भू स्थिर कक्षा में प्रक्षेपित करने में सक्षम है। फिर तीसरा है कि यह 4 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है जिसके पहले और तीसरे चरण में ठोस रॉकेट मोटर्स का उपयोग किया जाता है। फिर इसके दूसरे और चौथे चरण में तरल रॉकेट इंजन का उपयोग किया जाता है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी कोई भी कथन यहाँ पर सही नहीं है। चलिए 61 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के सदस्य हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका भारत, श्रीलंका, मालदीव, तो ऑप्शन बी चीन इसका सदस्य नहीं है। तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट देखेंगे विशेष अनुमति याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि उच्चतम न्यायालय सशस्त्र बलों के कानूनों पर पारित निर्णयों को छोड़कर भारतीय क्षेत्र के किसी भी न्यायालय द्वारा पारित किसी भी निर्णय के विरुद्ध अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकते हैं। फिर दूसरा है कि इसे किसी भी समय उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए उपयुक्तता का प्रमाण पत्र देने से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के किसी भी आदेश के विरुद्ध दायर किया जा सकता। तो यहाँ पर यह कथन गलत है, ऑप्शन ए पहला कथन सही है। चलिए 63 देखेंगे। 63 में लिखा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, सुर्खियों में रहे स्थल और अवस्थित। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दरवाज़ा गैस क्रैटर, तो कजाकिस्तान। फिर लिखा है कि सना यमन, चेरनोबिल रूस और रेनकोजी भूटान। तो देखिए यहाँ पर केवल सना जो है वह यमन में है, तो यह कथन सही है। और जो आपका दरवाज़ा गैस क्रैटर है जिसको, तो यह आपका तुर्कमेनिस्तान में है। और उसके बाद चेरनोबिल जो है आपका वह यूक्रेन में है। तो और रेनकोजी मंदिर, तो इसको देख लेंगे हम लोग। और जो आपका रेनकोजी मंदिर है वह आपका जापान में है। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देख लेंगे 64 नंबर में क्या है कि धर्म और धार्मिक मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान में किया गया है। तो लिखा है कृपाण रखना सिख धर्म को मानने में शामिल किया गया है। हिंदू शब्द सिख और बौद्ध दोनों शामिल हैं मतलब। और 3 में लेकर राज्य द्वारा गायों की हत्या पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जाएंगे। तो 64 का हो जाएगा, तीनों ही कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे 65 में कह रहा है कि न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो पहला है कि न्यायालय की अवमानना को विधायी और संवैधानिक दोनों ही समर्थन प्राप्त हैं। फिर दूसरा है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध अवमानना का मामला शुरू करना चाहता है तब मुख्य न्यायाधीश की सहमति अनिवार्य है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे 66 में लिखा है भारत में ऑनलाइन चुनाव प्रचार की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को नामांकन के समय प्रमाणिक सोशल मीडिया अकाउंट का विवरण प्रस्तुत करना होगा। फिर दूसरा है कि ऑनलाइन प्रचार में फ़ोन कॉल वीडियो के जरिए मतदाताओं तक पहुंचना शामिल नहीं है। फिर तीसरा है कि राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लागू होते हैं। तो 66 का हो जाएगा यहाँ पर सी। आपका ऑप्शन 1 और 3 सही है। 67 में कह रहा है कि भारतीय संघ के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के तो पहला कथन कह रहा है कि भारत का संविधान संसद को राज्य की सहमति के बिना उनके क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार देता है। फिर दूसरा कह रहा है कि भारतीय संघ अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो ऑप्शन यहाँ पर केवल पहला कथन है, दूसरा कथन बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ अमेरिका है, ना कि भारत। नेक्स्ट देखेंगे स्वर्ण सिंह समिति के संदर्भ में बात हो रही है। तो यहाँ पर लिखा है स्वर्ण सिंह समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 68 में पहला कथन है कि इस समिति की स्थापना राष्ट्रीय आपातकाल के तुरंत बाद पहली गैर कांग्रेसी सरकार द्वारा की गई। फिर दूसरा है कि इस समिति ने भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा। फिर तीसरा, इस समिति ने कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए जुर्माने या सज़ा की सिफारिश की। तो 68 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, केवल तीसरा कथन सही है। 69 में लिखा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि इसने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया। तो नहीं, यह तो बहुत बाद में जोड़ी गई। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। यह उस स्रोत को प्रकट करता है जिसे संविधान को अपने प्राधिकार प्राप्त होते हैं। तो बिल्कुल सही है। फिर इसे अंगीकार करने के बाद से केवल एक बार संशोधन किया गया है। तो यह भी सही है, दूसरा और तीसरा सही, ऑप्शन बी। चलिए 70 नंबर देखेंगे। 70 नंबर में कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसने रियासतों को शामिल किए बिना एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की परिकल्पना की। फिर इसने केंद्र में दैव शासन की व्यवस्था की। तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है, पहला आपका गलत है। 71 में होयसाल मंदिर निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पाए गए हैं। तो बेलूर, हेलाबीड, समालकोट और सोमनाथपुरा। तो 71 का हो जाएगा बी। 1 2 3 1 2 4 तीसरे में नहीं पाए गए हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। और 72 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से लाभ भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिकों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो 72 का हो जाएगा आपका, पहले में है कि उन्हें भारत में कितनी भी लंबी अवधि तक ठहरने के लिए पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट करने से छूट प्राप्त है। ठीक है, तो पहला तो सही। ये संवैधानिक पदों को धारण कर सकते हैं। तो नहीं, ये नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा है कि भारत, तो यदि आप दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे तो ए और बी आपका चला जाएगा। फिर भारत में आने जाने के लिए बहुप्रवेश बहुउद्देशीय आजीवन वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। यह कथन आपका सही है। तो ऑप्शन सी ही हो जाएगा आपका, पहला और तीसरा ही कथन सही है, और बाकी सारे कथन आपके गलत हैं। नेक्स्ट देखेंगे। और आपका 73 नंबर देख लेंगे हम लोग। और 73 में लिखा है रिट और आधार। तो 73 का देख लेंगे। अधिकार परीक्षा, तो यहाँ पर अधिकार परीक्षा के सामने लिखा है कि क्षेत्रीय अधिकार का उल्लंघन। तो यह एकदम गलत है। उत्प्रेषण, सार्वजनिक पदों को अवैध रूप से धारण करना। तो यह कथन सही है। बंदी प्रत्यक्षकरण, मनमाने ढंग से बंदी बनाना, नहीं, यह भी कथन गलत है। परमादेश, सार्वजनिक कर्तव्यों का निष्पादन नहीं करना। तो यह भी गलत है। तो केवल ऑप्शन बी, दूसरा ही कथन सही है। आप रिट्स को लक्ष्मीकांत से देख सकते हैं। और 74 में लिखा है कि विदेशी प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ये प्राधिकरण या ये अधिकरण मुख्य रूप से उन विदेशियों की शिकायतों का निवारण करते हैं जो भारत में अपने विधिक प्रवास के दौरान रक्षा और सुरक्षा के मुद्दों का सामना करते हैं। तो देखिए पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। और दूसरा, ये विदेशी विषयक अधिनियम 1946 के तहत स्थापित किया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे। 75 में लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो पहला कथन कह रहा है कि यह पूर्व संवैधानिक और मौजूदा विधियों दोनों की व्याख्या करने का अधिकार प्रदान करता है। फिर दूसरा है कि वर्तमान में अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संशोधन संविधान अनुच्छेद 13 की व्याख्या के तहत विधि नहीं है, इसलिए इन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे 76 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों को डॉक्टर बी अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया, तो वह होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 32 को। 77 में लिखा है कि रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर है कि उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार की तुलना में अधिक विस्तृत है, तो ऑप्शन ए एकदम सही है पहला कथन। और उच्च न्यायालय को केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध रिट जारी नहीं, मूल अधिकारों के अलावा भी अगर किसी प्रकार का आपका अधिकार निलंबित हो रहा है तो आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखेंगे 78 में लिखा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय संविधान के सुलेख प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, एकदम सही है। फिर दूसरा बसंत कृष्ण वैद्य ने मूल संविधान की हिंदू अनुवाद को सुलेखित किया, तो देखिए 78 का हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों सही, ऑप्शन सी। 79 में लिखा है कि भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाए जाने के निम्नलिखित कौन से कारण थे, तो यहाँ पर है कि स्थिरता पर उत्तरदायित्व को वरीयता देना। फिर लिखा है कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य स्थापित करना, बिल्कुल सही। नीति में निरंतर सुनिश्चित करना, तो यह गलत हो जाएगा। इसमें सरकार मुख्य रूप से विशेषज्ञों द्वारा चलाई जाती है, तो तीसरा और चौथा गलत है और ऑप्शन सी होगा पहला और दूसरा सही है 79 में। नेक्स्ट देखेंगे 80 में कह रहा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि यह सरकार का ऐसा स्वरूप है जिसमें अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सभी नागरिक भाग लेते हैं। फिर लिखा है भारत में जिला परिषद को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण माना जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी दोनों ही कथन गलत हैं। नेक्स्ट देखेंगे 81 में लिखा है कि एक विशेष दिन लोकसभा में मतदान के समय 300 सदस्य उपस्थित हैं। इस परिदृश्य में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन विधेयक, तो देखिए 81 का हो जाएगा बी, कम से कम 273 सदस्यों के समर्थन के बिना पारित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखेंगे 82 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उत्सव और संबंध राज्य, तो रण उत्सव उड़ीसा, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल, स्पुतुक गस्टर मणिपुर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन एक, केवल पहला ही युग्म सुमेलित है, रण उत्सव उड़ीसा। नेक्स्ट देखेंगे 83 में लिखा है कि प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है कि ऐसे बैंक जिनकी परिसंपत्तियां राष्ट्रीय जीडीपी के 2% से अधिक हैं उन्हें समूह का हिस्सा माना जाएगा, तो पहला ही कथन सही है। और उसके बाद डीएसबी के रूप में नामित बैंकों के नाम निर्धारित करने का अधिकार बैंक बोर्ड ब्यूरो के पास है, तो यह गलत है और यह है आपका केंद्रीय बैंक के पास में। और उसके बाद है वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक नामित किया गया है, तो यह भी कथन गलत है, तो केवल पहला ही कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 84 में लिखा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व सरकार के किन दो शाखाओं की शक्तियों के पृथक्करण के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे 85 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि वर्ष 1900 के बाद भारत में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 50 से कम पदक जीते हैं। फिर दूसरा है कि भारत ने अभी तक शीतकालीन ओलंपिक में एक भी पदक नहीं जीता। फिर तीसरा कह रहा है भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में व्यक्तिगत वर्ग में केवल 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो देखिए ऑप्शन डी होगा यहाँ पर, तीनों ही कथन सही हैं। 86 में कह रहा है हाल ही में ओरांग राष्ट्रीय उद्यान में मौजूद आकार को 3 गुना से अधिक विस्तृत करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इस संदर्भ में ओरांग राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है कि पहला कथन कह रहा है कि यह ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। फिर लिखा है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त स्तनपायी पिग्मी हॉप का परिवास है। फिर तीसरा कह रहा है कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने ओरांग राष्ट्रीय उद्यान को एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है, तो 86 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे 87 में कह रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा डिजिटल समाज मूल्य आधारित डिजिटल सरकार पर बर्लिन घोषणा पत्र किससे संबंधित है, तो वह है आपका ऑप्शन बी, यूरोपीय संघ से।
नेक्स्ट देखेंगे 88 में कह रहा है कि भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, सही का बात है एकदम। इसके निर्वाचन में पृथक निर्वाचन मंडल प्रणाली का पालन नहीं किया गया था, नहीं। इस पर लिखा है कि इसने देश की पहली संसद के रूप में कार्य किया, तो देखिए दूसरा कथन गलत है और 1 और 3 कथन यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। 89 में कह रहा है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो लिखा है कि इनका उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतांत्रिक स्थापित करना नहीं, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना था। फिर लिखा है ये स्वतः लागू नहीं होते और इनके क्रियान्वयन के लिए कानून की आवश्यकता होती है, तो नहीं, बिल्कुल इनको कानूनी रूप से क्रियान्वित नहीं किया जाता या लागू नहीं किया जाता, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलिए 90 में देखेंगे, लिखा है कि भारत का संविधान नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किन तरीकों का प्रावधान करता है, तो 90 में देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर संविधान में जन्म द्वारा, वंश के द्वारा और पंजीकरण के द्वारा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि नागरिकता प्राप्त करने का संविधान में, तो संविधान में नागरिकता प्राप्त करने का कोई भी उपबंध या कोई भी शर्त नहीं बताता है हमारा। चलिए नेक्स्ट देखें, क्योंकि इन सभी के द्वारा हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, जो कि संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक है। इस संबंध में कोई स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है, यह केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय यानी कि 26 जनवरी 1950 से भारत के नागरिक बने। इसमें नागरिकता के अधिग्रहण या खोने के बारे में नहीं लिखा गया है। यह संसद को ऐसे मामलों और नागरिकता से संबंधित किसी भी अन्य मामले के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। तदनुसार संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया, जिसमें समय समय पर संशोधन किया गया। अंतिम संशोधन अधिनियम 2019 में आया था। तो जैसे कि नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा 5 तरीके बताए गए हैं, यह ना कि संविधान में बताया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम में 5 तरीके बताए गए हैं, जन्म के द्वारा, आव्रजन के द्वारा और रजिस्ट्रीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा और राज्य क्षेत्र में मिल जाने के द्वारा नागरिकता प्रदान की जा सकती है, वो भी नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा, ना कि संविधान में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो चलिए 91 क्वेश्चन देखेंगे। 91 में लिखा है कि भारत में पुनर्विचार याचिका और उपचारात्मक याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं, तो लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है, बिल्कुल सही है। उपचारात्मक याचिका और पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए 30 दिन की समय सीमा का उल्लेख किया गया है, तो यह कथन आपका गलत हो जाएगा। रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा 2002 के ऐतिहासिक वाद में उपचारात्मक याचिका की अवधारणा विकसित हुई, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1 और 3 कथन सही हैं। 92 में लिखा है कि 1933 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया। फिर दूसरा है कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः प्रशासनिक निकाय बना दिया। फिर दूसरा है कि इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। तो इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को अन्य विधायी शक्तियों के साथ साथ भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, ना कि भारत का वायसराय। चलिए 93 में देखेंगे। लिखा है कि भारतीय संविधान के संबंध में स्वतंत्रता शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है कि स्वतंत्रता का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया। फिर दूसरा है कि प्रस्तावना में शामिल स्वतंत्रता की प्रकृति नकारात्मक है। तो देखिए हमारे संविधान में स्वतंत्रता और समता बंधुता का विचार जो है फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है, ना कि यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, दोनों ही कथन गलत हैं। नेक्स्ट देखेंगे। 94 में कह रहा है कि भारत के संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संविधान संशोधन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाना चाहिए। फिर दूसरा है कि मूल संविधान में संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनिवार्य सहमति का प्रावधान है। तो 94 का हो जाएगा आपके पास डी, कोई भी कथन सही नहीं है।
नेक्स्ट देखेंगे 95 में लिखा है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त गणतंत्र शब्द का अर्थ है, तो उसका अर्थ है आपका राज्य के प्रमुख के रूप में निर्वाचित राष्ट्रपति। फिर दूसरा है सरकार के पास असीमित शक्ति, तो यह गलत हो जाएगा। राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है, तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका 95 का बी। नेक्स्ट देखेंगे 96 में लिखा कि संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर देख लेंगे हम लोग जो सही नहीं है डायरेक्ट उसको। तो लिखा है HVR अयंकर को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, तो नहीं, BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, तो यहाँ पर बी होगा जो सही नहीं है। फिर 97 में लिखा है कोलेजियम प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, तो लिखा है कि इसका उल्लेख भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के चयन की विधि के रूप में किया गया है, तो नहीं, यह गलत है, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फिर लिखा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश एक कोलेजियम द्वारा की जाती है जिसमें CGI और उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं, तो यहाँ पर दूसरा कथन सही है, पहला आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 98 में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है, तो यह कथन आपका गलत है। चलिए 99 में देखेंगे निम्नलिखित लिखा है कि निम्नलिखित राज्यों के उनके गठन के कालक्रमानुसार में आरंभिक से नवीनतम तक व्यवस्थित कीजिए, तो 96 का हो जाएगा आपका सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर आपका आंध्र प्रदेश, फिर आपका नागालैंड और उसके बाद हरियाणा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 100 में कह रहा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने हेतु न्यायाधीश जांच समिति अधिनियम 1968 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो लिखा है कि संबंधित सदनों के पीठासीन अधिकारी हटाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं और अस्वीकार कर सकते हैं। फिर लिखा है राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत की जांच हेतु तो एक 3 सदस्यीय समिति का गठन करता है। फिर तीसरा है हटाए जाने के प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा पूर्ण बहुमत से अंगीकृत किया जाना आवश्यक है, तो यहाँ पर हो जाएगा केवल एक कथन यानी कि ऑप्शन बी, पहला ही कथन सही है। तो दोस्तों यह था आपका नवा टेस्ट विजन IAS का। आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए। आपका समय बहुत कम है, आप धैर्य बनाए रखिए। आपने पढ़ा है, आप उस समय हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको कुछ याद नहीं, मगर वो समय आएगा जब आपके पास 4 ऑप्शन होंगे तो आप एलिमिनेशन मेथड से किन्हीं न किन्हीं कारणों से आप उसको करने में सक्षम होंगे। तो आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।